नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। एक ऐसे सम्राट जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जंगलों में रहना पसंद किया, अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं किया। भूखे बच्चे बिलबिलाते रहे, घास की रोटियां खाई और बच्चों को भी खिलाया, लेकिन मातृभूमि से न तो दगा किया और ना ही अपने स्वाभिमान और वसूलों से कोई समझौता किया। महाराणा प्रताप को आज उनकी जयंती पर सत सत नमन, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। वास्तव में आज विषय भी हमारा महाराणा प्रताप पर ही है, मंथन का, क्योंकि नेता वोटों के लिए और खास तौर पर क्षत्रिय वोटों के लिए इस महान योद्धा, अतुलनीय इंसान महाराणा प्रताप को भी चुनाव में घसीट लाए 2024 के, और उनका चुनावी इस्तेमाल भी होने लगा। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर हमने उत्तर प्रदेश भर में और देश के तमाम भूभाग से अपने संवाददाताओं को दौड़ाया और ये पता करने की कोशिश की कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में चाहे मैनपुरी हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे आगरा, बरेली, जितने भी इलाके हों, या राजस्थान का इलाका हो, गुजरात का सौराष्ट्र इलाका हो, वहाँ क्या माहौल रहा, जयंती कैसे मनाई गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के जुलूस के दौरान महाराणा की नवस्थापित प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करके अपमानित किया। एक पायरेटेड और डॉक्टरेट वीडियो भी खूब चर्चा में रहा, और ये सब कुछ हुआ क्षत्रिय वोटों के लिए, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो। तो आज हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या महाराणा के अपमान का मुद्दा उठाकर क्षत्रिय वोटों पर निगाह लगाने वाले राजनीतिक दलों ने क्या आज इस महायोद्धा को नमन किया, क्या उनकी जयंती को मनाया क्या? तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। जो लोग, जो नेता, जो मंत्री, जो विधायक, जो बड़े नेता दूसरे दलों के भी खुद को महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा अनुयायी, बहुत बड़ा समर्थक, बहुत सारी चीज़ें जो बता रहे थे, आज वही लोग जयंती के कार्यक्रमों में नजर आए जो हमेशा नजर आते हैं। ये चुनावी महाराणा के जो चुनावी भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, वो नजर आए नहीं। एक अलग तरीके की तस्वीर हमारे साथियों ने प्रस्तुत की है। महाराणा का जो विवाद है, ये असर पूरी तरीके से देश भर के राजपूत वोटरों पर पड़ा है, या आगे भी आने वाले चुनाव जहाँ जहाँ हैं उस पर इस पर राजनीति हो रही है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राजपूत क्षत्रिय वोटरों की तादाद ठीक ठाक है, और पूरे देश में 5-6% माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर स्वाभिमान, अपमान, इस तरीके की बातें, इनको लेकर राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। आज मंथन इसी बात पर कि महाराणा का ये चुनावी इस्तेमाल है, या वास्तव में इन राजनीतिक दलों के मन में इस महायोद्धा, महासूरवीर के लिए कोई सम्मान भी है क्या? महाराणा प्रताप का चुनावी इस्तेमाल या सम्मान, आज मंथन का यह प्रश्न है। और पूरे देश में, राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, गुजरात में भी बाकी हैं, उन इलाकों में जरूर हो चुके जहां क्षत्रियों की तादाद काफ़ी है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यादवलैंड, वहाँ भी क्षत्रियों की अच्छी खासी आबादी है। तो माफ कीजिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर एक अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या राजपूत मतदाता हों या अन्य किसी जाति धर्म के जो महापुरुष हैं,
शिखर पुरुष हैं, क्या उनका इस्तेमाल वोटों में करना ठीक है क्या? एक रिपोर्ट देखिए। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदू मुसलमान, मुगल शहजादा, महाराजा के बाद अब महाराणा प्रताप पर भी गर्मा चुकी है। इसका सीधा असर देश की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि महाराणा प्रताप की आज जयंती है और जयंती के मौके पर तमाम दिग्गजों ने शिरोमणि प्रताप को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। साथ ही उनकी शूरवीरता पर बड़े बड़े बखान भी किए। लेकिन विडंबना ये रही कि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रचार कर रहे जिलाध्यक्ष को ही अहम कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उनके पास महाराणा प्रताप को देने के लिए कोई समय ही था। बात बीजेपी के जिलाध्यक्ष की कर रहे हैं, जिसकी छोटी सी ऑडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें आप भी सुन सकते हैं। जिलाध्यक्ष को कार्यक्रम के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। हेलो रीनू भाई, मैं बनारस हूँ। बनारस। अच्छा जी, बनारस हैं आप? जी जी जी। अरे आज ये महाराणा प्रताप जी का जयंती मनाई जा रही थी, तो मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अच्छा, कौन कौन लोग आ रहे हैं भाई साहब? मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं बनारस हूँ, कल ही आ गया था यहाँ। बनारस ड्यूटी लगा दी पार्टी ने, इसलिए। जी जी, अच्छा। जी जी, ओके। लखनऊ जा रहा हूँ मीटिंग। तो यह महाराणा प्रताप जयंती नहीं आएंगे? मैं कह रहा हूँ लखनऊ जा रहा हूँ, मीटिंग है। अच्छा, और कौन लोग यहाँ पहुँचेंगे? ये नहीं मालूम। चलिए ठीक है। वहीं बीते 4 मई को मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ हुई बदसलूकी ने तूल पकड़ लिया है। बात तब बिगड़ी जब मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ रोड शो कर रहे थे। इसी बीच रोड शो के बाद करहल में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर जमकर बवाल और बदसलूकी होने लगी और घेरे में सपा आ गई। अब महाराणा की छवि के जरिए राजनीति को चमकाया जाना शुरू हो गया। महाराणा प्रताप कोई क्षत्रिय जाति के लिए नहीं लड़े थे, देश के लिए लड़े थे, हिंदू समाज के लिए लड़े थे। जो और जातियों के लोग हैं उन्हें भी बुरा लगा। आपको पता होना चाहिए, अभी महामंत्री जो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जयवीर सिंह मंत्री जी ने पूरे जनपद के चौराहों पे महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं लगा दी। मुझे ताज्जुब लगता है, उस व्यक्ति को मोतियाबिंद हो गया है हर चौराहे पे, जबकि हर चौराहे पर अनेक लोगों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। उन्हें सब जगह महाराणा प्रताप दिखाई देते हैं, तो वो वातावरण दूषित कर रहे थे। हमने वातावरण दूषित होने से बचाया है, क्योंकि हम मैनपुरी की शांति व्यवस्था व्यवस्थित है। वहीं कुछ जगह तो ऐसी थी जहां पर लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए अखिलेश यादव के कार्यकाल को भी याद किया। उनका कहना था कि सपा की सरकार में महाराणा प्रताप की जयंती पर एक दिन का अवकाश घोषित था, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही सारी अहम अवकाश खत्म हो गए। अब तो समय देने के लिए भी तरस रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी महाराणा प्रताप की जयंती पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें याद किया। साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी क्षत्रिय वोटर पर छाप छोड़ने के लिए महाराणा प्रताप का सहारा लिया। अब जरा क्षत्रिय समीकरण समझ लेते हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले चरण की 8 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ तो दूसरे चरण पर सांस अटक गई। इसके बाद तीसरे चरण में पूरा पक्ष और विपक्षी खेमा क्षत्रियों को मनाने में जुट गया, लेकिन 2 चरणों में अनुमान के मुताबिक आंकड़ा न छू पाने के चलते एनडीए की भी मुश्किलें बढ़ती गई। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से राजपूत वोटों के लिए अपने प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं और अब चौथे चरण की बारी है और इस चौथे चरण में महाराणा प्रताप के हाथ राजनीतिक डोर नजर आ रही है और चौथे चरण में किसका बेड़ा पार होगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हल्दी घाटी के मैदान में तो उनके हाथ में घोड़े की लगाम थी और युद्ध की डोर थी, लेकिन उन्हें क्या पता होगा कि आज बहुत वर्षों के बाद उनको चुनाव में भी ये नेता घसीट लाएंगे और क्षत्रिय वोट हासिल करने के लिए महाराणा का इस्तेमाल होगा। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के रूप में भी
अपनी सुविधा के अनुसार लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार उनको इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में। निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें हैं। महाराणा के लिए बहुत सारी मूर्तियां देश में लगी हुई हैं, राजधानी लखनऊ में बहुत मूर्तियां लगी हैं, जैसा मैनपुरी में कहा गया। लेकिन चूंकि यादव लैंड में लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त हुई और वहाँ इसका उपयोग हुआ, इसी तरीके से जो अगले चरण हैं वहाँ क्षत्रिय मतदाताओं की आबादी को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन वोट सभी को चाहिए। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा आबादी, कहा जाता है कि 1.5-2 करोड़ यहाँ पर क्षत्रिय मतदाता हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में भी ठीक ठाक क्षत्रिय मतदाता हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जब इन राज्यों में आगे जहाँ चुनाव हो चुके हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जब जो चुनाव बचे हैं वहाँ भी अपने आप में ये एक चुनावी मुद्दा बनता नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाराणा प्रताप के नाम पर कितने भी स्मारक, कितने भी चीज़ें हो जाएं वो कम हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस देश की सेवा की, इस देश को बचाया, उसके लिए पूरे परिवार को कुर्बान किया, खुद को कुर्बान किया। अपने आप में ये बहुत ऐसा दृष्टांत भारत के इतिहास में कम ही मिलता है। और वो केवल, जैसा अभी एक क्षत्रिय नेता कह रहे थे, महाराणा प्रताप केवल ठाकुरों क्षत्रियों के सम्राट, नेता, अगवा नहीं थे। जिस दौर में वो थे ज़्यादा सम्राट क्षत्रिय वर्ग से ही आते थे, लेकिन उनका धर्म, उन्होंने धर्म पालन किया, हिंदू की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, इस तरह की बातें अलग अलग तरीके से लोगों ने कही। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मैनपुरी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। चौहान साहब इस वक्त बनारस में हैं, मोदी जी की जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ उनकी ड्यूटी लगी है। बहुत स्वागत चौहान साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और राजू जी राजनीतिक विश्लेषक के अलावा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। हमको जब राजू जी अपना वक्तव्य देंगे तो इस दृष्टिकोण को भी हम सब ध्यान में रखेंगे और दर्शक भी हमारे ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो बातें हैं वो तो सब लोग अपनी अपनी रखेंगे ही। प्रदीप चौहान वरिष्ठ पत्रकार मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप चौहान, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। इसमें दरअसल जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है प्रदीप चौहान और जो पत्रकार है प्रदीप चौहान, ये दोनों मैनपुरी से हैं। और मैनपुरी से बीजेपी ने काउंटर किया है जो नैरेटिव विपक्ष ने पुरुषोत्तम रूपाला के बयान से बनाया क्षत्रियों को लेकर पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण के चुनाव में, दूसरे चरण चुनाव में दिक्कतें हुई, मैनपुरी से जो नैरेटिव सेट किया बीजेपी ने, उसमें समाजवादी पार्टी को जरूर दिक्कतें हुई। और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आए, उनको भी थोड़ा सा लगा कि नहीं, महाराणा प्रताप के बारे में जो कुछ हुआ, किया गया, कराया गया, वो ठीक बात नहीं थी। लेकिन उसमें कई लोचे भी हैं, जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें भी कुछ लोचे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, राजनीति है, धर्म युद्ध जैसी स्थितियां नहीं हैं, राजनीति है और अपने अपने तरीके से इसमें लोग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जो जिसको सूट करता है। अब मैनपुरी का जो दृश्य रहा कि बहुत सारे नेताओं से हमने बात की, बहुत सारे लोगों से बात करी, तो ज़्यादातर लोग बाहर थे। इस तरीके का कोई समग्र आयोजन आज वहाँ पर नहीं था, एक साधारण सा आयोजन हुआ। राघवेंद्र सिंह राजू आज लखनऊ में थे, उन्होंने बाकायदे वहाँ बलिंगटन चौराहे पर महाराणा की प्रतिमा का मतलब एक तरीके से स्नान करा के उन्होंने पूरा माल्यार्पण आदि किया और क्षत्रिय महासभा ने पूरे देश में इसको मनाया, तमाम क्षत्रिय संगठनों ने मनाया है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो आज बड़ा महत्वपूर्ण है कि महाराणा का चुनावी इस्तेमाल है या सम्मान है। प्रदीप चौहान से ही हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये पूरा मुद्दा चुनाव चल रहा है और बीजेपी ने महाराणा के सम्मान को, उनके अपमान को मुद्दा बनाया है। प्रदीप चौहान, मेरे से कि हमारे बड़े भैया बैठे वरिष्ठ पत्रकार? नहीं, छोटे भैया से, भारतीय जनता पार्टी वाले।
देखिए, जो अभी आप भूमिका बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराणा प्रताप कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। वो हमारे राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्र गौरव हैं। जो आप बता रहे तो हिंदू अस्मिता के प्रतीक, बिल्कुल वो हिंदू अस्मिता के भी प्रतीक हैं। मैंने कुछ अब गलत नहीं बताया चौहान साहब, कुछ गलत किया हुआ तो करेक्ट कर दीजिएगा। नहीं, आप इस तरह से कह रहे थे जैसे कुछ गलत, और वो हमारे लिए कोई वोट की फसल उगाने के माध्यम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सच्चाई पर काम कर रही है। किसी जो हमें वोट देते हैं, हम उन्हें भी जन सुविधाएं देते हैं, और ये हमें सिखाया जाता है कि जो हमारे समर्थक हैं वो आज हमारे समर्थक हैं, जो हमारे विरोधी वो भविष्य में हमारे समर्थक होने वाले हैं। हमारे काम की दम पर, हमारी सेवा की दम पर हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, दोनों ही लोग तिल तिल कर केवल समाज के लिए, देश के लिए जी रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि पूरे समाज के चेहरे पर खुशहाली आए, जो एक अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए, एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए, वो सारी बातें हैं। हाँ, जब चुनाव आता है, पहले ये चुनाव है ऐसे बहुत दिनों बाद जो अपनी उपलब्धियों पर लड़े जाते हैं, लेकिन जब विरोधी किसी मुद्दे को उठाते हैं तो निश्चित ही उनके जवाब दिए जाते हैं। और जहां तक ये महाराणा प्रताप का विषय, आप ये समझिए, अभी आपने पुरुषोत्तम रूपाला जी का नाम लिया, वो बहुत बड़े नेता हैं। मेरी हैसियत में मैं टिप्पणी करूं, लेकिन जो मैंने मीडिया के माध्यम से देखा, सुना, जाना, उन्होंने माफी मांगी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष जी ने माफी मांगी। हम लोग सदन में, जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां बहुत से विषय आते हैं, तुरंत लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं ये टिप्पणी आपकी निकाली जा रही कार्रवाई से। वहां जो भी नेता होते हैं, बड़े से बड़े, वो कहते हैं अगर किसी की भावनाएं आहत हुई तो हम खेद प्रकट करते हैं। तो ये होता है, लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कोई केवल नीति निर्धारक वो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव, जो कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी पत्नी मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। उनके रोड शो में, जिस रोड शो में वो रहे थे, और वहां पर उनके समर्थक माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के लिए अश्लील अभद्र शब्द, जो कि सभ्य समाज में ना हम कह सकते हैं ना सुन सकते हैं, और उसके बाद में जब उनका रोड शो का समापन होता है तो उसके बाद में उनके समर्थक जूते पहन करके महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ जाते हैं, भाला टेढ़ा करते हैं, उनकी तलवार खींचने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद में सुनने में तो यहां तक आया है कि उसे अपवित्र करने का प्रयास करते हैं। आप ये समझिए, आखिर उन्हें महाराणा प्रताप से क्या दिक्कत है? अब मैं उसके बारे में केवल आधा मिनट लूंगा पृष्ठभूमि में। जैसे ही ये प्रतिमा स्थापित होती है, तो जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, जिनके प्रयास से प्रतिमा लगी है, उन्होंने अपने भाषणों में कह दिया कि समाजवादी पार्टी, जो उनके राज्य में गुंडागर्दी हुई है, कानून का राज जो था उस पे प्रश्न चिन्ह लगा था, अब हमने ये सैफईस के लोग जो इस तरह का अतिवाद करते हैं, वो मैनपुरी में घुसेंगे तो महाराणा प्रताप पहले ही खड़े भाला लिए। ये प्रतीकों की राजनीति होती है, कहा जाता है। लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जिस दिन नॉमिनेशन था डिंपल यादव का, वो कहते हैं अरे कैसा मंत्री है, कैसे भाजपा के लोग हैं, एक ही महापुरुष, और वो भी एक जाति के, उनकी प्रतिमाएं 18 प्रतिमाएं लगा दी मैनपुरी में। मुझे तो बड़ा शर्म आती है कि वो प्रोफेसर हैं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, भारत के उच्च सदन के सदस्य हैं, और वो इतनी हास्यास्पद बात करते हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी है, वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है, वहां महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा लगी है, अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा लगी है, अटल जी की लगी है, बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की प्रतिमा लगी है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी है, सिखों का प्रतीक खांडा लगा है, महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा लगी है, भामा शाह की प्रतिमा लगी है, कुछ अभी पाइपलाइन में है। ठीक है, जो जिस विभाग का मिनिस्टर होता है अपने क्षेत्र में प्रयास करता है, उस विभाग से हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। 64 करोड़ रुपए से मैनपुरी में एक डिजिटल म्यूजियम ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, जो मैनपुरी के इतिहास को सहेजेगा। आप ये समझिए, जब किसी पार्टी का सर्वोच्च नेता और उसके उपस्थिति में जो रोड शो हो रहा है, उसकी पत्नी वहां चुनाव लड़ रही है, और उनके राष्ट्रीय महासचिव, ठीक है प्रदीप चौहान, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, मयंक शुक्ला से जवाब लेता हूं। भाई बताइए मयंक शुक्ला, महाराणा प्रताप का अपमान करने का क्या है कि अखिलेश यादव को, उनकी टीम के लोगों को, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी गालियां गंदी गंदी दी गई। ये कौन सा चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, कौन सा लोकतंत्र भाई बचा रहे हैं? मुझे 20 सेकंड दे दें। जब किसी जाति विशेष से उन्हें
विरोध होता है। समाजवादी पार्टी को क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, प्रत्येक वर्ग से, उनके नॉमिनेशन में उनका पीडीए देख लीजिए। हमारे पीडीए में प्रेम सिंह साग के पिछड़े थे, ममता लोधी, हमारे प्रत्याशी का नॉमिनेशन हुआ मैनपुरी में, तो हमारे प्रत्याशी सामान्य वर्ग से, रामनेश अग्निहोत्री सामान्य वर्ग से, उनके एक प्रस्तावक, हमारे दलित वर्ग के जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह जाटव उनके प्रस्तावक, हमारे प्रेम सिंह साग के अति पिछड़े वर्ग से ममता लोधी जी हमारी पिछड़े वर्ग से। तो हमने तो पीडीए पिछड़ा, दलित, अगड़ा सबको लेकर के पीडीए साबित किया। लेकिन उनका पीडीए क्या था? अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव। शर्म हया के लिए, चूंकि वो इटावा जिले के रहने वाले, तो मैनपुरी के जिलाध्यक्ष को, जो पूर्व मंत्री हैं आलोक साग, उनको खड़ा कर लिया। तो उनकी मानसिकता जो है ना, सभी वर्गों के विरोध की है, और उन्होंने साबित किया वो महापुरुषों का सम्मान ठीक है नहीं प्रदीप करते चौहान, थे। अब मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आपकी आ गई। मुझे लगता है आप जवाब लेना चाहिए मयंक शुक्ला से। मयंक शुक्ला बोलिए भाई। देखिए, मैंने इनकी बात सुनी जिलाध्यक्ष जी की, बहुत ही गुमराह है मुझे लगता है ये, क्योंकि 15वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप जी पैदा हुए थे और उनका गौरवमयी इतिहास इस देश का बच्चा बच्चा मानता है। झूठे आरोप लगाना, झूठी बातें करना, इसमें एक्सपर्ट है। मैं आपको बताता हूं कि बरेली में आपके समाजवादी पार्टी के समर्थक बीच में जूते बोलेंगे तो पहन के नहीं हो प्रदीप पाएगा। भाई बोलने दीजिए, उन्होंने बोलने दीजिए समाजवादी झूठे प्रदीप पार्टी भाई, के समर्थकों ने बोलिए ना, प्रदीप चौहान बोलने दीजिए भाई। उन्होंने बड़े धैर्य से सुना, आपके पूरे भाषण को सुना उन्होंने, आपका पूरा भाषण उन्होंने सुना, तो अब धैर्य से आप भी सुन लो आप। बोलो भाई। नहीं, क्या जूते पहन के नहीं चढ़े? जूते पहन के जवाब नहीं दे चढ़े रहे ना आप लोग। अरे जवाब तो देने दो उनको। समर्थकों ने क्या किया हमें सब आप पता है। आप मुकदमा भी चलाओगे, फैसला भी आप ही दे लोगे, जवाब देने दो भाई उनको। बोलो भाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्हें डिबेट करने मुझे लगता है आती नहीं है, इन्हें समझा दीजिए कैसे होती है। मैं भी बोल सकता हूँ लगातार, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे डिबेट करना। प्रदीप जी हो गया अब उनको आपका। बोलने दीजिए। प्रदीप जी बोलने प्रदीप सिंह दीजिए, जी, हो बोलो गया आपका। मयंक बोलो। देखिए, बरेली में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में यहाँ लगवाई थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये बात कर रहे थे ब्राह्मणों और ठाकुरों की। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी का सामान्य ज्ञान बहुत कमजोर है, क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप जी की छुट्टी कैंसिल करी ही करी, मगर भगवान परशुराम जी की मूर्ति, भगवान परशुराम जी के जयंती की छुट्टी भी घोषित कर दी उन्हें महापुरुष की श्रेणी में लाकर। तो ना तो ये महापुरुषों को मान रहे हैं और ना ही भगवान को मान रहे हैं। इन्हें यही नहीं पता कि महाराणा प्रताप जी एक महापुरुष थे, महान योद्धा थे, और भगवान परशुराम जी भगवान थे। तो इनके लिए तो सब बराबर है। इनका काम सिर्फ इतना है, झूठ बोलना, साजिश करना। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो समाजवादी पार्टी की रैली में हो सकता है कुछ लोगों को अपने लगा दिया इसी काम के लिए, क्योंकि क्षत्रिय समाज बहुत नाराज है। हम बरेली मंडल की बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने में जो अग्रणी भूमिका निभाई है वो क्षत्रिय समाज ने निभाई है। क्षत्रिय समाज यहाँ पे रोष में है और भारतीय जनता पार्टी सभी प्रत्याशियों को हराने का काम कर रहा है। इन्होंने तमाम बातें और करी कि मतलब समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कहा। अरे भाई, हम तो ये भी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी पे उंगली उठाने वाले जो आपके गठबंधन में हैं, वो खुद भगवान श्री राम जी का सम्मान नहीं करते हैं। तो बातों से कुछ नहीं होगा। असल में जो पीडीए की बातें कर रहे थे, जिस पीडीए की बात कर रहे थे, असल में मुझे अच्छा ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए पीडीए पे आ गई। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, अगड़ा, आदि आबादी, ये कुछ नहीं जानते। इन्होंने सिर्फ पीडीए सुन लिया और पीडीए पे बोलना शुरू कर दिया। आपका पीडीए, इन्हें कुछ नहीं पता है। और इनका क्या है, झूठ बोलना, झूठी सच्ची बातें करना, तमाम तरीके की। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ जी, देखिए निजी रूप जाएंगे तो फिर मैं योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए। योगी जी, मुझे नहीं लगता कि निजी बातें नहीं करनी चाहिए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसी विषय पर, कौन का गया कौन नहीं गया वो बात अलग है। मुझे एक इशारा हो रहा है कि मुझे एक ब्रेक पर जाना है। मैं एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद फिर बाकी जो मेहमान हैं उनसे भी पूछेंगे कि भाई महाराणा का चुनावी इस्तेमाल है क्या? चुनाव आने पर महाराणा याद आ जाते हैं, या फिर जो दल दावा करते हैं कि उनके लिए महाराणा प्रताप अस्मिता का प्रश्न है, स्वाभिमान का प्रतीक है, होना भी चाहिए। चुनाव में इस्तेमाल या सम्मान। आज महाराणा की जयंती है, पूरे देश में इस महान योद्धा को लोगों ने नमन किया। लेकिन जिस तरीके से महाराणा के अपमान को लेकर राजनीति हो रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो,
वो अपने आप में एक कष्टकारी और पीड़ादायक है। हमारे साथ एक राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार वरुण भंसाली भी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैनपुरी से वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चौहान काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, महापुरुषों, प्रतीकों, इसको लेकर राजनीति होती रही है, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि भाई महाराणा प्रताप का अपमान उत्तर प्रदेश में हो रहा है? बहुत अपमानजनक है, नहीं होना चाहिए, पूरे देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हीं के वंशज अगर गुजरात के सौराष्ट्र में रहते हैं तो केंद्र सरकार का एक मंत्री उनके बारे में अपशब्द कहता है। एक ही चीज पर दो तरीके के नैरेटिव, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कैसे सेट हो सकता है? प्रदीप चौहान। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप जी। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने मुगलों से लगातार लुढ़ा लिया, अपनी देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। अब सवाल यह है कि कुछ ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो रोड शो हुआ अनायासी, जैसे कि आप बता रहे हैं, गुजरात से लेकर राजस्थान और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रूपाला जी के बयान के बाद उन्होंने जिस तरह से क्षत्रियों की भावनाओं को आहत किया, उसके बाद जो क्षत्रियों में नाराजगी उभरी वो गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो चुनाव हुआ पहले चरण का, दूसरे चरण का, उसमें कहीं न कहीं भाजपा को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अनायास ही ये प्रकरण मैनपुरी में हो जाता है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जो है मैनपुरी में, क्षत्रियों की बहुत समय से मांग चल रही थी कि एक महाराणा प्रताप की एक अश्वारोही प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। क्षत्रियों की मांग पर उन्होंने जो मुख्य चौराहा है मैनपुरी का, उस पे भव्य प्रतिमा भी लगवाई, अच्छी प्रतिमा लगवाई। लेकिन जो सपा का रोड शो हुआ और उसमें, अब मैं ये नहीं कहता कि ये कोई सोची समझी साजिश है, ये गलत बात है। ये राजनीतिक लाभ उठाने का एक कारण हो सकता है, क्योंकि लोग राजनीतिक लाभ उठाते भी हैं। वो उद्दंड लड़के थे, आपको पता है जब हम रोड शो कराते हैं तो हम भीड़ बढ़ाने के लिए अनुचित साधनों का भी इस्तेमाल करते हैं, और वही कुछ इसमें देखने को मिला था। जिन लड़कों ने वहां अभद्रता की, जूते पहन के चढ़े या जो भी किया, मैं नहीं कहता कहाँ तक किया, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखे उसमें एक लड़का ऊपर चढ़ रहा है झंडा लेके, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन जूते वूते तो दिख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अनुचित साधनों से मेरा सीधा सा इशारा है कि भीड़ बढ़ाने के लिए दाना पानी सब दिया जाता है। उसके साथ साथ एक प्रचलन सा हो गया है हर चुनाव में कि शराब बांटी जाने लगी है। पूरा जानकारी में है कि शराब भी बटी थी, लोगों ने दारू पी, लड़कों ने दारू पी, लड़के वैसे ही उद्दंड होते हैं, और उसी में ये एक ऐसा वो माहौल बन गया वहां कि लड़कों ने अभद्रता की। और इसका फायदा क्योंकि राजनीतिक दल हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सभी लोग इस अब देखिए प्रदीप भाई, अब आपने कुछ उसी तरीके की बात कह दी जैसी बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। केवल शराब वाली बात अखिलेश यादव ने नहीं कही। अब देखिए प्रदीप चौहान जो भारतीय जनता पार्टी नेता, उन्होंने तुरंत उंगली उठा दी। अब वो कह रहे हैं कि ना 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 ना, ये तो बिल्कुल मामला ही अलग है। हाँ बोलिए प्रदीप चौहान, बोलिए बोलिए। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं नहीं कह रहा, मैं अपने बड़े भाई की बात का समर्थन करते हुए कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि किसी भी तरह से सत्ता हासिल हो जाए, किसी तरह से तो सारे राजनीतिक दलों का चरित्र है, अनुचित साधन इनको प्रयोग करने पड़े। समाजवादी पार्टी बूथों पर पैसे कोई भी राजनीतिक दल, चौहान साहब माफ करिएगा, बुरा लगे आपको, बुरा लगे तो माफी, कोई ऐसा दल नहीं है जो ये सब न करता हो। कोई सत्ता का इस्तेमाल करके अनुचित साधन का प्रयोग करता है और कोई सीधे सीधे कर देता है। लोगों को तो, मतदाताओं को तो बिल्कुल ऐसे बना दिया गया है। प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे, मुख्यमंत्री को। हाँ, मैं सहमत हूं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया प्रदीप चौहान, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं आपको रोक रहा हूं, और प्रदीप चौहान वरिष्ठ पत्रकार से मेरा सवाल है। प्रदीप चौहान वरिष्ठ पत्रकार, ये जो चौहान साहब कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को गाली दी, योगी जी को गाली दी, हमने भी सुनी, मुझे बहुत बुरी लगी कि इस देश के प्रधानमंत्री को आप ऐसी गालियां दे रहे हैं कि कोई सुन नहीं सकता। अखिलेश यादव ने सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और कहा कि भाई गाली देने वालों पर कब कार्रवाई करोगे, उन्हें कब जेल में डालोगे। 7 CLA जो महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ गए, लगा दिया, ठीक बात, बहुत अच्छी बात, लेकिन जो उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी, जरा प्रदीप चौहान बताएं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की इनकी सरकार ने, बताएं प्रदीप चौहान। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का रोड शो था, किसी व्यक्ति के को भी कोई पीड़ा हुई हो, माननीय मुख्यमंत्री का रोड शो था, इनसे बहुत अच्छा रोड शो था, किसी को पीड़ा हुई हो, किसी को एक शिकायत भी हुई हो तो बता दो। और रही बात आप कह रहे हो सरकार, इस समय हमारी सरकार पावर में नहीं, पावर में क्या बात है, प्रधानमंत्री को कोई गाली देगा तो आपकी सरकार पावर में नहीं। अरे अरे, कम से कम एक एप्लीकेशन दे दो कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई अखिलेश यादव के कार्यक्रम में, वो नहीं दोगे आप लोग, क्योंकि वो आपके अपने लोग हैं। दी गई है, FIR भी हुई है। कितने लोग गिरफ्तार हुए चौहान साहब, जरा बता दीजिएगा हमको। आप काम है, ये तो पुलिस जाने, अब इलेक्शन कमीशन। अरे आपकी सरकार है, अब इसमें पुलिस जाने। बोलिए मयंक, बोलिए, फिर मैं राघवेंद्र राजू के पास जाऊंगा। मयंक बोलिए। हमारा विधिक प्रक्रिया है, उसे फॉलो करना हमने किया है। ठीक है चौहान साहब, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश और षड्यंत्र के तहत भी काम किया है, इसीलिए उन जो भी लड़के हैं जिन्होंने गलत काम किया उनको पकड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहीं ना कहीं रोल निकल के आएगा, इसीलिए पुलिस द्वारा इसे ढिलाई डाली जा रही है। और समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व जिस रोड शो में हो, जिम्मेदारी जवाबदेही उनकी तय। चौहान साहब बोलने दीजिए, थोड़ा तो बोलने दीजिए, विपक्ष का गला मत घोटिए एकदम भाई, मैंने आपको आधा घंटा दे दिया, बोलने दीजिए उनको भी। मैं बताना चाहता हूँ आपको, नरेंद्र मोदी जी का रोड शो बरेली में हुआ। अरे प्रदीप चौहान जी, आप बोल नहीं पाएंगे अगर मैं बीच में बोलने लगूंगा, इसलिए थोड़ी देर खामोश आके सुन लीजिए। बोलने दीजिए प्रदीप चौहान बोलने दीजिए। आप समझ लीजिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। और सुनिए, बीच में मत बोलिएगा, नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे, फिर मैं ही बोलता रहूंगा। अब मैं बताऊं आपको, बरेली में रोड शो हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इसमें क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हुआ, एक राजेंद्र नगर क्षेत्र है, बहुत ही पॉश इलाका है, उसमें 2 दिन पहले से बैरिकेडिंग कर दी गई। कई बेचारे लोग उसमें बैरिकेडिंग पार करते हो, क्योंकि 2 दिन घर से तो निकलेंगे ही, कई लोग बैरिकेडिंग पार करते हुए गिर गए। अखबारों की कटिंग है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। कई महिलाएं गिर गई, घायल हो गए। 2-2 दिन तक आप समझिए इतने लोगों को बंद रखा गया। प्रधानमंत्री जी के ये कह रहे किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हुई। असल में भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो जो भी करे वो सब सही है, और बाकी अरे वो अपने मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं मयंक, आपके प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे मुख्यमंत्री जी में ऐसा नहीं हुआ है भाई। अब मैं तो नहीं था ना मैनपुरी के रोड शो में, मैनपुरी के रोड शो में आपका ट्रैफिक रोका होगा आपने, उसमें तमाम लोगों को दिक्कत हुई होगी। खैर वो आपको उससे फर्क नहीं, क्योंकि आपके नेता भी मुख्यमंत्री रहे वो तब भी ट्रैफिक रुकता रहा होगा, ये तो होता है यार। ये कोई बात क्लियर कर रहा हूँ मैं, ये कह रहे किसी को दिक्कत नहीं हुई, ऐसा लगा हवा में निकल गए, हो सकता है जमीन पे आई ना हो उनका पूरा रोड शो। तो अब सारी बातों की बात ये, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। 3 चरण के चुनाव में हालत बिगड़ चुकी है, तो अब बौखलाहट में विभिन्न प्रकार के साजिश और षड्यंत्र करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। अरे मयंक बाबू, मोदी जी को जिताने पहुंच गए प्रदीप चौहान, लीड बढ़ाने। आप जैसे लोगों को पार्टी निपट गई। पहले चरण में सामान्य बातें करी, दूसरे चरण में ये लोग थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम पे आए, तीसरे चरण पे मंगलसूत्र और तमाम अभद्र भाषा प्रधानमंत्री जी ने उपयोग कर ली, चौथे चरण में रोना बाकी है, वो भी देखने को मिल जाएगा। अरे आ गया, लीजिए, मुसलमानों की आबादी बढ़ गई इस देश में, आ तो गया, आप कहां चक्कर में कर दिया, यही तो रोना है। अब आगे 6ठे-7वें चरण तक क्या क्या करेंगे। ठीक है, मैं राघवेंद्र राजू को चर्चा में लेता हूं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप खत्म। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री भी हैं। और राघवेंद्र जी साल में 265 दिन घूमते रहते हैं, 100 दिन केवल अपने घर में रहते हैं। जब भी इनको बात करो, कहीं जम्मू कश्मीर में यह कार्यक्रम, कहीं वहां यह कार्यक्रम, पूरे देश में घूमते हैं। राघवेंद्र जी, क्या महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष को राजनीति में इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्या? देखिए, महापुरुषों को लेकर के जो सिलसिला शुरू हुआ था जी, आपने देखा हो, पहले रामायण पर टिप्पणी की गई, फिर हनुमान चालीसा पर टिप्पणी की गई, और इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि महाराजा मेहर भोज को लेकर के, जैसा कि कैथल में बरबर लाठीचार्ज हुआ था, खट्टर साहब की सरकार थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग महापुरुषों पर, पृथ्वीराज चौहान जी को, उनको जातियों में घेरने का काम हुआ कि भाई गुर्जर समाज से, जाट समाज से हैं। महापुरुषों के नाम पर स्वाभाविक है, महापुरुषों का त्याग, बलिदान, शौर्य गाथा उनका इतना है कि जिनकी गाथाएं पढ़ने से लोगों का अपने आप मनोबल जो है वो डाउन होता है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने के लिए। और आपने देखा हो कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं समझता हूं पर्यटन मंत्री जी के माध्यम से, और इसीलिए भारी भरकम विभाग
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी को दिया भी गया, क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि वो ऐसे गढ़ से ही आते हैं कि सपा का रण और गढ़, उस गढ़ में आपने 1996 का चुनाव भी देखा हो। 1996 में राम लहर की तरह उपदेश सिंह चौहान वहां पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, और पूरे देश में जिस तरीके से छत्रप वहां पहुंचे थे, वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। और वालंटन चौराहे पे जो मूर्ति लगी है को लगवाने में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार में उनका बहुत बड़ा योगदान था। भले ही श्रद्धेय उपदेश सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर उनका इसमें एक बड़ा रोल था। महापुरुषों की जहां तक बात की जाए, महापुरुषों को लेकर के आप कहीं भी चले आइए। 24 सितंबर को माननीय रक्षा मंत्री जी हमारे कार्यक्रम में औरंगाबाद में थे। लगभग 2.5 लाख लोगों की रैली हमने वहां पर की थी, और रक्षा मंत्री जी को विश्वास भी हो रहा था कि मराठा क्षत्रप जातियों और उपजातियों में एक तो नैरेटिव, दुर्गेन जी आप जो शुरू में दिखाया आपने कि 5 और 6% क्षत्रिय है, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं 1931 के बाद जातिगत जनगणना हुई नहीं। आज जैसे साउथ में आप चले जाइए, वहां महाराणा प्रताप की जयंती बहुत कम मनाते हैं, सीताराम राजू को लोग ज्यादा मानते हैं। इधर आप लतीफ फुकन वगैरह को नॉर्थ ईस्ट में मानते हैं, नागालैंड से लेकर पूरा उधर चले जाइए। भाषा, संस्कृति और तमाम चीजों में ये देश है, और इस देश में इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ से ज्यादा। तो विभिन्न भाषाओं में, जातियों और उपजातियों में बड़े स्तर पर समाज को बांटने का काम केवल वोट की राजनीति में हुआ। अब वोट की राजनीति में थोक की राजनीति, और समाज को कब किसको 5% कर दो, किसको 10% कर दो। मैं तो आपको एक अखबार की कटिंग भी भेजी थी जिसमें 2011 में 13% छतरी दिखाया गया। अरे भाई राजू जी नाराज मत हो, हमें जो गूगल में मिला हमने कर दिया भाई, नाराज क्यों हो रहे हो आप? 11% हो, 12% हो, 13% हो, लेकिन नेता चुन लो। क्षत्रियों का कोई नेता नहीं है, छत्री अपना नेता नहीं चुनेगा तब तक पिछलग्गू रहेगा। मैं कह दे रहा हूं इस बात को। मतलब जहां बैठे हुए हैं प्रदीप चौहान जी, वहां लौटा नामक किताब बनारस से ही प्रकाशित होती है। उसमें स्पष्ट दिया कि 6,857 जातियों और उपजातियों में समाज को विभाजित करने का काम था। और आपने जिस तरीके से देखा, ये बात इसकी नहीं है वापस हो गया। अब आपने देखा कि एक पीपुल्स पार्टी थी आई, फूलन देवी की मूर्तियां लगाना शुरू कर दी थी, कितनी सियासत गर्म हुई। कहने का तात्पर्य है, वहां आपने देखा भाजपा गठबंधन में थी नीतीश सरकार में, वहीं पर उनको आला उदल को वो यादव बताने लगे। तो महापुरुषों को जातियों और उपजातियों में घेरना और महापुरुषों के नाम पर उनकी, अच्छा ये बताओ, आपको दर्द इस बात का है कि जो फूलन देवी की प्रतिमा लगा रहे थे उनके 4 सांसद, 13 विधायक, अब आप लोगों को कुछ नहीं मिला, इस बात का दर्द है? यह वास्तव महापुरुषों की चिंता है? राघवेंद्र राजू, राजनीति ये निश्चित तौर पर है कि जो नैरेटिव बना था राजकोट से, और राजकोट ही नहीं, मैं महाराष्ट्र में भी बता रहा हूं, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा बाद में डैमेज कंट्रोल हुआ है, लेकिन यहाँ जो प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, यहाँ तक कि अलीगढ़ की सीट तक बिल्कुल फंसी हुई है। मैं आज आपको बता रहा हूँ नैरेटिव जो पैदा हुआ। अरे कहाँ आप चक्कर में पड़े हो? सारे भाजपा के लोग कह रहे 400 पार, आप कह रहे हो फंसी है। यूपी में 80 की 80। स्त्रियों का बल नहीं होता और समस्याओं का हल नहीं होता। 9 मई 2013 को मैंने उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव किया, और 2013 तक मैंने विधानसभा घेरी, घेरा डालो डेरा डालो। रचना सिंह सेंगर जी विधुरा की रहने वाली हैं, वो हमारी महिला की प्रदेश अध्यक्ष थी, हालांकि वो अखिलेश जी की पार्टी में भी उन पर कोई दायित्व था। आपने बताया तीनों मांगे हमारी सरकार ने मांगी और उन्होंने अवकाश घोषित कर दिया। दुर्गेन जी, अवकाश घोषित होने के बाद 2014 से किस बात का अवकाश, जरा बता दो, प्रदीप चौहान को बता दो किस बात का अवकाश आपने घोषित कराया? महाराणा प्रताप जयंती पर उन्होंने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। और 2 बातें हमारी थी, 5 एकड़ जमीन हमने मांगी थी, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई सरकारी दर पर हम देंगे, खैराती नहीं दे पाएंगे। तो हमने भाई खैराती आपसे कोई मांग नहीं रहा, 48 लाख क्षत्रिय परिवार जुड़ा हुआ है, अगर लोग 1-1 हजार देंगे तो बना लेंगे। महाराणा प्रताप शौर्य संस्थान संग्रहालय बात काम होना चाहिए। संगठन तो देश में बहुत सारे चल रहे हैं राजपूतों के नाम से। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक, ये बताते रहिए समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था। नहीं बताया उन्होंने, गायब नहीं कर रहे हैं, बताया उन्होंने। लेकिन इसके बाद 2014 के बाद हमने ये मामला, माननीय हरवंश सिंह जी सांसद थे प्रतापगढ़ से, और वो उन्होंने लोकसभा में रखा। और ये भी बात सच है कि हमारे जो संरक्षक थे वो हमारे बीच नहीं है,
महामहिम उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी, आज लोकसभा परिसर में अश्वरोही महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन आप ये समझ लीजिए उसमें हम लोगों को जयंती मनाने और कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलती। अरे भाई, आप वोट बैंक नहीं बन पाए राघवेंद्र राजू, छत्री वोट बैंक नहीं बन पाया, आपको तो घुसने न दिया जाए वही अच्छा है, और वही आपको घुसने भी नहीं देंगे हमारी लोग। दिल्ली आप वोट बैंक कहाँ हो? आप पिछलग्गू हो, बड़े बड़े भाला और तलवार की बातें करते हो, आप लोग पिछलग्गू हो भाई। कोई राजनीतिक दल आपको मुंह नहीं लगाएगा। आप देखो छत्री नेताओं की दुर्गति क्या है, देख लो। राजा भैया, ब्रजभूषण, धनंजय, आपके जिन अध्यक्ष जी कहाँ हैं वो? कोई राजनीतिक भागीदारी है छत्रियों की? सपा ने सिर्फ 2 टिकटें दी हैं अभी छत्रियों को, और कांग्रेस को भी देख लीजिए कितनी टिकटें दी हैं। भाजपा ने फिर भी 13 टिकटें दी, एक हमारे सांसद हमारे बीच नहीं है। हालांकि उन्होंने 3 सीटें ऐसी दे दी बीजेपी ने। अच्छा, पूरा वोट भाजपा को दोगे, टिकट सपा से लोगे? क्या बात है राघवेंद्र राजू, जैसे मैनपुरी बहुत में हारी बढ़िया। हुई सीट थी। मैं भी यही कहना चाह रहा था। नहीं, आपकी बात मैं कह दे रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ये छुट्टी खत्म हो गई कि है भी महाराणा जयंती पे? आज छुट्टी थी क्या? जयंती पर वर्तमान सरकार आई, जो भी बता रहे थे मयंक शुक्ला जी, ये सरकार ने वो दोनों छुट्टियां, चाहे वो तो आप क्यों छिपा रहे हो? मयंक शुक्ला क्या, आप बता दो छुट्टी है कि नहीं? नहीं, महाराणा प्रताप जयंती पर सार्वजनिक अवकाश जो यूपी में घोषित था वो सरकार ने खत्म कर दिया। ठीक है, और हमारी डिमांड चल रही है। और आज आपने मांग भी की, आज जो आपने हमें प्रश्न नोट भेजा है उसमें मांग की छुट्टियां दी जाएं। मैंने राष्ट्रीय अवकाश को लेकर के अपनी बात रखी है, और माननीय रक्षा मंत्री जी को भी कई बार पत्राचार किया, और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा है जब हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी। ठीक है राघवेंद्र भाई, ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। एक छोटा सा कमेंट प्रदीप चौहान वरिष्ठ पत्रकार से लूंगा, फिर वरुण जी के पास जाऊंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलिए प्रदीप चौहान वरिष्ठ पत्रकार। राजू जी, आप छत्रियों की बात कर रहे हैं, ये बात सही है। एक तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। मैं मैनपुरी का तो मैं जानता हूँ, आसपास जिलों में भी मैंने देखा है कि भाजपा का जो भी प्रचार सामग्री हो, चाहे वो होर्डिंग हो, चाहे वो वितरित करने वाले पैम्पलेट हो, जो भी हो, मंच सस्ता है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में लगाया जाता है, राजनाथ सिंह को बिल्कुल गायब कर दिया है। और मुझे लगता है सारा पूरे प्रदेश से राजनाथ गायब। अरे क्या प्रदीप भाई पोल खोल रहे हो? राघवेंद्र राजू, छत्रियों की एक नाक होते थे, छत्रियों ने अपना नेता मानता था। ये बात आप भी सही है। राजनाथ सिंह जी छुट्टी कैसे घोषित करा पाएंगे जब उनकी फोटो ही नहीं है? तो ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। बड़े प्रदीप चौहान ने इस चर्चा को एक अलग तरीके का मोड़ दे दिया। और अभी जो ये जिस रैली की बात ये कर रहे हैं, जब वहां गुजरात में, उधर राजस्थान में, महाराष्ट्र में जब छत्री नाराज हुए तो राजनाथ सिंह आंसू पूछने गए थे कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम देख लेंगे। वरुण जी आपके पास आ रहा हूं। राजस्थान में कहा जाता है कि राजपूतों का अच्छा खासा प्रभुत्व है भी, शुरू से रहा है। यहां की राजनीति जो छत्रियों को लेकर वोट बैंक के रूप में कोई भी दल हो, कांग्रेस भी बीच बीच में इस्तेमाल करती रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के तो नेता ने गरियाई दिया तो उसका लाभ जाहिर सी बात विपक्षी दल को मिल रहा हो। इस पूरे वोट बैंक को लेकर, राजपूतों की नाराजगी को लेकर क्या कोई राजनीतिक समीकरणों पर कोई असर पड़ने जा रहा है? क्या दिख रहा है आपको? देखिए, पहले तो मैं प्रदीप चौहान जी की बात से सहमति प्रदान करते हुए कहना चाहूंगा कि केवल राजनाथ सिंह वहां से गायब नहीं हुए, यहाँ से वसुंधरा राजे भी गायब हो चुकी हैं। और वसुंधरा राजे गायब हुई, बिल्कुल। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर होता यह है कि नेताओं को ये लगता है कि जनता बेवकूफ है, जनता को कुछ दिखता नहीं है, जनता को कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कुछ नहीं ही हुआ होता, अगर किसी भी तरह से कुछ भी नहीं हुआ होता महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ, और वहां पे कोई भी किस्म का अनादर नहीं हुआ होता, तो ये बात राजस्थान तक नहीं आती, ये बात पूरे भारत में नहीं जाती। आप इस बात को समझिए कि लोग सब कुछ जानते हैं, लोगों को पता है कि क्या होता था जब सपा का राज होता था, क्या होता था जब बसपा का राज होता था। एक ही जाति के तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स होते थे, एक ही जाति के तमाम सारे आईपीएस होते थे, एक ही जाति के लोग होते थे। आज कम से कम वो माहौल बदला है, और जिस तरीके से यहाँ कुठाराघात हुआ है महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ, जो वीडियो सामने आए, आप समझिए, भले ही राजपूत जाति के लोग सत्ता में है नहीं है, कितने पावरफुल है कितने पावरफुल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान में एक समागम हुआ था कुछ टाइम पहले राजपूत जाति का। 7 लाख लोग, ये जो कह रहे हैं ना कि भीड़ बढ़ानी पड़ती है और नहीं, वो तो 8 जनवरी को
8 जनवरी को भोपाल में भी हमने किया था, उसमें भी इतने लोग थे। बहुत अनुशासन के साथ वहां पर खड़े थे और पूरे दिन से खड़े थे। आप इस बात को समझिए, भीड़ लानी नहीं पड़ती, मुद्दा अच्छा हो तो, शराब पिलानी नहीं पड़ती, मुद्दा अच्छा हो तो। और जनता बेवकूफ नहीं है जो पूरा आंदोलन पूरे देश में आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई हुड़दंगी या शराब पिया हुआ व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो एक वीडियो से इतना पूरा आंदोलन नहीं बन जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो ये बार बार कहते हैं कि भाजपा इन मुद्दों को भुना रही है या कोई पार्टी उस मुद्दों को भुना रही है, जो पार्टी वो मुद्दे खड़े कर रही है, क्या वो भाजपा को जिताना चाहती है? क्या कांग्रेस जो कहती है कि राम मंदिर में नहीं जाएंगे, इनविटेशन नहीं स्वीकार करेंगे, वो भी तो उसी टाइमिंग में वो काम कर रही है जिस टाइमिंग पे चुनाव है। क्या भाजपा की प्रवक्ता है, क्या कांग्रेस जो ये काम कर रही है? ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए, टाइमिंग उनका भी पूछा जाना चाहिए, जो कि सवाल सत्ताधारी पार्टी से हो रहा है। ऐसी गलतियां वो छोड़ते क्यों हैं जो गलतियों को मुद्दा बनाया जा सके? वो गलतियां जो कर रहे हैं वो भी तो चुनाव के टाइम पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को सब कुछ दिख रहा है। ऐसे ही कोई आंदोलन पूरे देश में होता नहीं है। हमने जिस आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, राजस्थान में आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी की रैली देखिए। वरुण जी जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं वो आंदोलन रूपाला का है। ये तो अभी तीसरे चौथे चरण का मामला है, इसको लेकर प्रदर्शन हुए हैं, वो हुआ है और बहुत सारे वीडियो आए जिसकी बात आप कर रहे हैं। लेकिन जिसमें 7 लाख छतरी खड़ा था वो तो रूपाला वाला आंदोलन था, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन था वो। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के खिलाफ में, जो जहां गलत होगा आंदोलन वहां होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि हुड़दंगी सिर्फ रैलियां नहीं करते, रैली को जो मैनेज कर रहा है उसको ये चीज देखनी पड़ेगी। यहाँ आप रविंद्र सिंह भाटी की रैली देखिए, यहाँ आप सचिन पायलट की रैली देखिए, आप राजपूतों का समागम देखिए, लाखों लोग आते हैं, पूरी मैनेज तरीके से सारी चीजें होती है। लेकिन गलतियां अगर कोई कर रहा है, गलतियां अगर कोई छूट रहा है तो वो उस पार्टी की गलती है, ना कि उस पार्टी की जो मुद्दे उठा रही है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी सर्वगुण संपन्न है, उनकी भी गलतियां हैं, उनकी भी गलतियां रहती है। लेकिन अगर पूरे देश का राजपूत गुस्सा है तो कुछ तो बात हुई होगी। जनता को बेवकूफ समझने की गलती नेता बंद करे। ठीक बात है। सपा के प्रवक्ता मयंक शुक्ला जवाब दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है वरुण बंसाली ने, बोलिए। बहुत अच्छी बात कही वरुण जी ने कि अनुशासन। देखिए क्षत्रिय समाज हमेशा से लीडरशिप आ रहा हूं प्रदीप जी, आ रहा हूं आपके पास, जरा इनको मयंक को बोलने दीजिए, आपने सारा समय इनका ओपिनियन ले लिया है। लीडरशिप में हमेशा क्षत्रिय समाज मजबूत रहा है और क्षत्रिय समाज अगवा भी रहा है समाज का, तो उनके रैलियों में अनुशासन होना बहुत अच्छी बात है। उन रैलियों में और किसी भी दल की रैली में फर्क ये होता है कि इसमें आप जब क्षत्रिय समाज को रैली करता है तो उसमें कोई साजिश षड्यंत्र करने नहीं जा रहा होता है। मगर जब समाजवादी पार्टी की, क्योंकि जनाधार लगातार बढ़ रहा है, जीत लगातार बढ़ रही है, तो मुझे लगता है साजिश षड्यंत्र करने वाले लोग इसमें काफी तेजी से लग गए होंगे, इसलिए इस तरीके की साजिश हुई है। और जिसका दुरुपयोग अच्छा पहले से पता था, कैमरे चल रहे थे, जिम्मेदारी थी ना मयंक, वो ठीक करते, वो ऐसे कम से कम इतनी व्यवस्था वो करके रखते ना, क्या अपमान करा देंगे महाराणा का। आप रविंद्र सिंह भाटी एक निर्दलीय की रैली देखिए, सचिन पायलट की रैली देखिए, ये भी नेता है, किसी पार्टी से है, वोटी मांग रहे हैं। आपकी रैली में जितने लोग होंगे उससे डबल ट्रिपल या 10 गुना लोग एक निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी की बाड़मेर आकर देखिए, आप उनकी रैली में है, रहते हैं। वरुण जी आप ये समझिए, आपको आदत नहीं होगी इस चीज की, सपा को शायद आदत नहीं होगी कि ये देखने की अनुशासन में भी रहा जाता है। ठीक है, नहीं, वो तो भाजपा की रैली में हमने सैनिकों पे और पुलिस पे लाठी चलाते भी देखा है, और राजस्थान की रैली में हमने ये भी देखा है ट्रेन कैसे रोक देते थे। अनुशासन की बात बहुत लंबी चौड़ी नहीं हो सकती, मैंने सब देखा है। ठीक है, अब मेरे पास वक्त नहीं। प्रदीप चौहान 20 सेकंड आपको। प्रदीप चौहान भाजपा के नेता, 20 सेकंड। ये बात गलत है। मैं ये कह रहा था, जो भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से कह रहे हैं, ये सही बात है कि समाजवादी पार्टी को इस तरह के अनुशासन की आदत नहीं है। इन्होंने जब ये पावर में आई, राजनाथ सिंह जी और वसुंधरा राजे का फोटो हट गया, उसमें बताइए पहले आप। मीडिया पर हल्ला बोला है, लोकतंत्र के जितने कि 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां पर रोड शो होता है, कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं होती। ठीक है, जो व्यवस्थाएं साजिश षड्यंत्र नहीं करते, आप लोग करते हैं। डाइवर्ट करने का। अच्छा प्रदीप भाई बिल्कुल सहमत। समाजवादी लोग अनुशासन में नहीं रहते। आपका ये आरोप है। राजनाथ वसुंधरा की फोटो कहां चली गई, जरा इसका जवाब दे दो।
अगर छत्री इनको समाज आपसे ये भी महेश सवाल शुक्ला पूछेगा। जी बार-बार कह रहे राजेश आप भी छत्री वर्ग से आते हो, आपसे भी सवाल पूछेगा। के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए था इलेक्शन कमीशन को लेकर, डिस्ट्रिक्ट के रिटर्निंग अफसर को अब लेकर देखो आप कहां ले जा रहे हो। आप राजनाथ की फोटो क्यों गायब हुई, इसका जवाब नहीं दोगे आप। जो नहीं, प्रदीप नहीं, चौहान पूछ देखिए, रहे हैं, राजनाथ प्रदीप चौहान कह रहे हैं राजनाथ अरे की मेरी फोटो कहां बात छुपा सुनिए। लिया आपने भाई। जी हमारे सम्मानित नेता हैं, देश के माननीय रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अरे भाजपा उनके के बारे में हमें राष्ट्रीय निबंध योगी जी नहीं बुरा मान लिखना है, जाते होंगे उनके फोटो बारे में देखकर। 10-20 हमारे शब्द यहाँ लिख फोटो लें। देख के बुरा मानते होंगे। हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं है कि माई वर्ड योगी जी फोटो देख के बुरा मानते होंगे राजनाथ सिंह जी। लीजिए भाई प्रदीप चौहान जी, नहीं, वरिष्ठ नहीं, पत्रकार सुनिए, प्रदीप चौहान जी, अरे, वो कह रहे हैं मेरे यहाँ राष्ट्रीय- वन मैन शो नहीं है। ये प्रदीप चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। वो नहीं है तो फिर मोदी आप की बात गारंटी सुनिए क्यों तो है? सही, संगठन का मोदी की नेता, गारंटी सरकार क्यों है? का नेता। भाजपा की गारंटी हमारे क्यों यहाँ नहीं है? बहुत मोदी अच्छी जी, बात नड्डा की जी, प्रदीप जी ने। मुख्यमंत्री मोदी जी, की प्रदेश गारंटी अध्यक्ष होता है। उनके ठीक है फोटो भाई लगे साहब, प्रदीप चौहान वरिष्ठ पत्रकार कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए प्रदीप चौहान। हमारे यहाँ व्यवस्था है, नड्डा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका फोटो लगेगा, उससे पहले अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका फोटो भाजपा लगेगा, वाले उससे चौहान पहले साहब, राजनाथ आप सिंह दूसरे राष्ट्रीय के अध्यक्ष, उनका फोटो लगता टाइम था। का अतिक्रमण मत आज- करो भाई। आज बोलने दो आप बड़े भाई भी हमारे कह रहे हो, यहाँ बोलने भी नहीं दे रहे हो। हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, इस तरह से नहीं ये कि अनुशासन है भाजपा का। का फोटो लग जाए, वही ठीक पूरा है। पार्टी चलाता रहे, ये अखिलेश अनुशासन है भाजपा का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब क्लोजिंग टाइम है, केवल प्रदीप चौहान वरिष्ठ पत्रकार बोलेंगे बस। के फोटो नहीं लगते हमारे यहाँ, जी मान लिया कई मान लिया परिवार के फोटो नहीं लगते, मान लिया हमारी मान लिया व्यवस्था मान है। लिया भाई एक मान लिया, मिनट। बोलिए। अगर वन मैन शो नहीं है तो आप इसका जवाब दीजिए। मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार जो करेगी, मोदी की, एक मिनट बोलना नहीं, अभी मत बोलो, अभी मत बोलो, बात पूरी सुना करो ध्यान से। मोदी की गारंटी, मोदी सरकार, आपका वोट मोदी को जाएगा, हमें मोदी का परिवार, मतलब ये वन मैन शो नहीं है क्या? क्या मोदी जो है आपके संगठन से ऊपर हो चुके हैं? क्या भाजपा बिल्कुल खत्म हो गई है? जो कुछ है मोदी करेंगे, मोदी के नाम पे ही सारे वोट मिलेंगे। भाजपा के सारे नेता राजनाथ सिंह से लेके सब खत्म हो चुके हैं। क्या सब मोदी है? केवल संगठन खत्म? अब बोलिए 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 और मैं बोलिए। प्रदीप जी की बात पे एक ऐड ऑन आप सुनिए। करना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी की फोटो प्रधानमंत्री जी की हैसियत से लगती है और जेपी नड्डा की फोटो पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से लगती है, तो अमित शाह जी की फोटो किस हैसियत से लगती है? या तो पूरे कैबिनेट की फोटो डालिए। बिल्कुल सही बात है। अरे भैया ये प्रदीप चौहान, ये दोनों पत्रकारों ने घेर लिया आपको। मेरे पास अब वक्त नहीं, राघवेंद्र राजू केवल 5 सेकंड में अंतिम टिप्पणी। हो गया भाई, हो गया, ये दोनों पत्रकारों ने घेर लिया आपको। पत्रकार सम्मानित है, मैं अनुमति हो तो मैं बोलूं। दुर्गेन जी, मैं केवल 10 सेकंड दूंगा, मेरे पास वक्त नहीं, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड प्रदीप चौहान, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए। मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूं, मुझे मालूम है। हमारे यहाँ एक फॉर्मेट आता है, मतलब कोई कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ संगठन में सिखाया जाता है, पूर्व योजना पूर्ण योजना। और पूर्व योजना में होता है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारे फेस हैं, चुनावी फेस हैं, जिनको हमने लीडर घोषित किया है। जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया, योगी जी के नाम पर, वो मुख्यमंत्री हैं, उनका फोटो। संगठन के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष है, उनका फोटो। ऐसे ही अब जैसे 2 डिप्टी सीएम है हमारे यहाँ, उनका आता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। राघवेंद्र राजू 10 सेकंड अंतिम टिप्पणी बस, अब कोई नहीं बोलेगा। राघवेंद्र राजू प्लीज। सफाई करने योग्य नहीं है। दुर्गेंद्र जी, दुर्गेंद्र जी, मोदी दुर्गेंद्र जी, पार्टी के नेता हैं, मोदी दुर्गेंद्र पार्टी जी, के प्रदीप फेस भाई हैं। प्रदीप भाई अब समय नहीं है। प्रदीप भाई मान लिया नेता है, बोलिए राघवेंद्र राजू बोलिए। और उनके नेतृत्व दुर्गेंद्र में ही जी, चुनावी जी। मैदान में गई है, तो दुर्गेंद्र इसलिए जी, पोस्ट दे दीजिए ना। दुर्गेंद्र जी, बंद करिए माइक, बंद करिए, राघवेंद्र राजू को बोलने दीजिए सर। राघवेंद्र राजू, रणनीति का दुर्गेंद्र जी, ये जी। निश्चित तौर पर है कि मैनपुरी की जो घटना है, उस घटना से निश्चित तौर पर मैनपुरी, फिरोजाबाद आसपास जो छतरी बहुल सीटें हैं, उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है और वहां पर चुनाव परिणाम भी चौंकाने वाले होंगे, बहुत आपको दिखेगा। दूसरा ये सच है जो हमारे पत्रकार ने उठाया, राजनाथ सिंह जी का भी मामला हो, मैं महाराष्ट्र में था, गडकरी जी को भी लेकर के भी तमाम लोगों में नाराजगी थी। और एक नैरेटिव ये भी था कि जब युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी है और महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी है, तो इनके सबके फोटो भी लगने चाहिए। महिला राष्ट्रीय और अध्यक्ष गडकरी जी भी पूर्व अध्यक्ष हैं, जो प्रदीप चौहान परिपत्र समझा रहे थे, गडकरी भी पूर्व अध्यक्ष हैं। तो अमित शाह का लगे तो गडकरी का भी लगेगा। ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा रहे हैं लोग। अच्छा ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप चौहान, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चौहान, भारतीय जनता पार्टी के नेता राघवेंद्र सिंह राजू, वरुण भंसाली, मयंक शुक्ला और तमाम उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करते हैं। मेरा मानना है कि
कि महापुरुषों के लिए इज्जत और सम्मान दिल में जरूर होना चाहिए। वही राष्ट्र तरक्की करते हैं जो अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। राजनीति में महापुरुषों का इस्तेमाल कितना ठीक है कितना नहीं, ये आप तय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।